नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, किसी ने सही कहा है कि परिस्थितियाँ जीवन में आपको तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन आपको कुछ अवगत कराने के लिए आती हैं। आपकी आंतरिक शक्तियों को विकसित करने के लिए आती हैं। आपको फर्श पे पटकने के लिए नहीं, लेकिन अर्श पर बिठाने के लिए आती हैं। यदि आप आपदाओं को अवसर में परिवर्तित कर देते हैं, यदि आप तूफ़ानों को तोहफ़ा में परिवर्तित करने का माद्दा रखते हैं, तो सचमुच आप नायक और नायिका बनकर हज़ारों लाखों के लिए प्रेरक बन जाते हैं। और ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच हैं, श्रीमती स्नेहा जेवाले जी, जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा प्रेरक बना लिया है, जो भी उनसे मिलता है, जो भी उन्हें देखता है, प्रेरित हुए बिना नहीं रह पाता। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बीबीसी से जुड़ी हुई हैं, अनेकानेक सम्मानों से आप सम्मानित हैं और ऐसा क्यों है, वो तो आप उनके मुख से ही सुनेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। स्नेहा जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है नमस्कार। आपका। नमस्कार। हमारे दर्शक आपको देख कर के ज़रूर उन्हें लग रहा होगा कि कहीं न कहीं आपको देखा है या सुना है। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में ज़रूर हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताएँ, पश्चात फिर आपके जीवन की जो सुंदर बातें रही हैं, प्रेरक बातें, उनको हम सुनेंगे। जी, ज़रूर। जैसे कि आपने इंट्रोड्यूस कराया, मेरा नाम स्नेहा जावड़े है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। अभी मुंबई स्थित काम कर रही हूँ। मुझे मेरे ससुराल वालों ने जलाया था फॉर द डाउरी रीज़न, दहेज प्रथा की पीड़िता हूँ। तो मेरा जर्नी वहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि महाराष्ट्र में टैक्स लगे हुए हैं। ये जॉब है तो इतना प्राइज़ मनी आपको मिलेगा दहेज में, इंजीनियर हो तो इतना, डॉक्टर हो तो इतना, तो वो सिलसिला हमारे साथ भी हुआ। और जिस मुकाम पे मैं मेरे घर की बड़ी बेटी हूँ और 2 भाई, 1 बहन है, तो हमने एक टाइम पे बोल दिया अब इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएँगे। जी। इट्स बीन लाइक 4 साल हो रहे शादी को। तो उस टाइम पे उनके बड़े भाई ने और उन्होंने कुछ आपसी बातें 2 दिन से फ़ोन पे हो रही थी और 24 दिसंबर की रात को मुझे केरोसिन फेंक के जलाया गया था। हुँ, हुँ। 2.5 महीने तक हॉस्पिटल में थी। जब घर आई तो भी सामने रूम में नहीं आने देना, किसी से बात नहीं करवाना, ये सब चल रहा था और तकरीबन 2 साल 8 महीने साथ रहने के बाद मेरे बेटे को लेके निकल गए। जिस दिन मैं हॉस्पिटल से बार-बार मेरे सर्जरीज़ हो रहे थे 3-4 महीने में। तो मैं जब लास्ट सर्जरीज़ से आ रही थी, उनके साथ थी तब, उसके बाद भी थोड़े सर्जरीज़ हुए। मेरे बेटे को 4 साल के लेके निकल गए। मारने के वक़्त 2 नोट फेंक दिए थे मुँह पे 500-500 के, दरवाज़ा क्लोज़ करके बोला, "अपने बाप के घर चले जाओ" इस तरह से। और मैं भागने गई तब तक स्किन निकाल के ग्राफ्टिंग होता है, तो वो निकल चुके थे। मैंने दादर तक पीछा किया पर वो नहीं मिले। फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। मम्मी-पापा को फ़ोन किए तो बोला गुस्से में हैं, आ जाएँगे, नहीं आए। आस-पड़ोसी जो सेम ऑफ़िस में काम करते थे उन्होंने भी कोशिश की पर नहीं आए और फिर डिवोर्स फाइल किया उनकी तरफ से और मेरा जर्नी फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ कि अब कुछ नहीं है। ₹1000 उन्होंने दिए, 1500 का बैंक बैलेंस उन्होंने करवाया था जबकि मेरा जॉब चल रहा था। कि अब मैं क्या करूँ? क्योंकि जैसे मैं बार-बार कहती हूँ कि सुंदरता की कैटेगरी से नाम निकल चुका था, जो संसार में, समाज में बोलते हैं सुंदर। तो शादी जी। करके दूसरी बार सेटल नहीं हो पा रही थी, जॉब नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने अपने आप पे काम किया कि मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ। तो मैं मेडिटेशन बचपन से करती आई हुँ, हुँ। और मुझे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये फ़ील्ड बहुत कनेक्ट हुआ, मैं उसमें काम कर पाई। दी कल्पना काळे जी से मेरी मुलाकात उसी दरमियान हुई और वो मेरे गुरु रहे। मुझे ट्रैवलिंग जितना उन्होंने सिखाया उतना ही उन्होंने मुझे टैरो कार्ड सिखाया और उस बेसिस पे मैंने बाकी टी कॉफ़ी रीडिंग, टैरो कार्ड, हिप्नोटिज़्म, ग्राफोलॉजी, रेकी, हुँ, हुँ। न्यूमरोलॉजी ये सब सीखा और उसी के थ्रू मैंने अपना ब्रेड एंड बटर रोज़ी-रोटी स्टार्ट किया था। हुँ, हुँ, हुँ। और तब जो मेरे पास नए से मेरे फ्रेंड्स बने थे या जो आते थे उनको मैं बोलती थी कि एक दिन ये टीवी पे जैसे लोग आते हैं वो मेरे अपॉइंटमेंट्स लेंगे और 1 मंथ बिफ़ोर लेंगे। और जब वो चीज़ें मेरे फ्रेंड्स ने देखी, तब उन्होंने फ़ोन करके कोई दिल्ली गया था, कोई मद्रास शिफ्ट हुआ था, बोला,
आज जैसे बच्चा बड़ा होता हुआ देख के खुशी होती है, वैसे तुमको देख के खुशी हुई कि तुमने जो बोला वो सच हुआ। बिल्कुल, और फिर वहाँ से जर्नी अब तक है, बीच बहुत में सही। काफ़ी चीज़ें करने को जी, मिली। जी, जो आपने कहा कि एक घरेलू हिंसा की बात थी या डावरी के कारण ये हुँ, चीज़ हुई, तो आपने अपने आप को एक बड़ी ही विकट सी स्थिति थी जब ये घटना घटित हुई तो, वहाँ से निकालने के लिए अपने आप को किस प्रकार का आपने विचार रखा? क्योंकि व्यक्ति ऐसे में बहुत टूट जाता है कि जी। अब जीवन में तो सब खत्म हो गया और व्यक्ति सुसाइड के बारे में भी सोचने लगता हुँ, है। हुँ। लेकिन आपके पास ऐसा क्या था, जो आपने सोचा कि नहीं मुझे कुछ करके और बन के दिखाना है? ऑनेस्टली रुपेश जी, मैंने भी तब सुसाइड की थॉट लिए थे। कोशिश तो ख़ैर कभी हुई नहीं, पर थॉट ज़रूर आया था कि मैं ज़िंदा हूँ तो क्यों हूँ? हुँ, और वो सवाल लेके आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 48 एस्ट्रोलॉजर से मिली अलग-अलग फ़ील्ड के। कोई न्यूमरोलॉजी था, कोई वो कौड़ियाँ डाल के करता था, कोई चावल डाल के, कोई पत्रिका देख के, इस तरह से की पर उसमें मैं उतनी कनेक्ट नहीं हो पाई। कोई पास्ट अच्छा बता रहे थे, कोई प्रेज़ेंट बता रहे थे। दोनों चीज़ें अगर रिलेट आती तो मैं आउट ऑफ बेनिफिट आने वाले फ्यूचर को देती थी कि ये भी हो जाएगा, ये 2 सही है तो। जी, जी। एक आता था तो एज़ अ ह्यूमन मैं नहीं उसको कनेक्ट कर पा रही थी। पर उसी दौरान सेम टाइम मैंने जैसे बोला, मैं बचपन से 7th स्टैंडर्ड से मेडिटेशन करती आई हूँ, त्रैलोक्य वालों से मैं कनेक्ट थी बचपन में। तो वो कहीं न कहीं डेस्टिनी ने शायद मेरा बेस बनाया था, तो मैं अपने आप में रोता हुआ कैरेक्टर थोड़ा-सा कम हूँ। मैं हर चीज़ से नेगेटिविटी को निकाल के पॉज़िटिविटी लेना सीखती हूँ। तो उस दरम्यान मैं वही कर रही थी और फिर जैसे मैंने बोला, कल्पना काई जी मेरे गुरु मेरी लाइफ़ में आए, टैरो कार्ड सिखाया उन्होंने मुझे। उसी दरमियान रेकी भी मुझे सामने से आके, रेकी कहते हैं आपको चूज़ करती है। आप रेकी सीखने को चूज़ नहीं कर सकते हो। तो वो भी चीज़ मुझे सीखने मिली और वो पॉज़िटिविटी बहुत गई। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगी कि मेरा बेस अध्यात्म रहा है बहुत उस दरमियान। हुँ, मोटिवेट मुझे उसी चीज़ों ने किया, चाहे वो कलर थेरेपी हो, चाहे वो रुद्राक्ष थेरेपी हो। तो इन चीज़ों का सहारा लेते हुए मैं आई और उस टाइम पे हेल्पिंग हैंड भगवान ने बहुत अच्छे दिए थे, यूनिवर्स ने। जी, जो मैं अभी भी चेन कंटिन्यू करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। तो यही चीज़ें रही मतलब मुझे मोटिवेट। आध्यात्मिक आधार रहा, बहुत जो बड़ा। सचमुच हमें बहुत मोटिवेट करता है और जी, ऐसी स्थितियों से बाहर निकलने में हमें जी, मदद करता जी, है। जी, जो इतनी सारी चीज़ें आपने सीखी, एक व्यक्ति केवल एक ही चीज़ को सीखने में पूरा ही वक़्त लगा देता है। जी। इतनी सारी चीज़ें आपने कैसे सीख ली? क्या शायद मैं थोड़ी ज़्यादा लालची हूँ इस मामले में कि मैं सीखने पे अभी भी स्टिल मुझे, आप फ़ोन यूज़ करते तो उसमें 1 जीबी डाटा होता है पर डे, 1, 2, 3 जीबी तक। जी। तो मेरा वो डाटा मैं ख़त्म करती हूँ एंड में पढ़ने के लिए, हाँ, हाँ। अलग-अलग इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए। तो मैं जिस फ़ील्ड से कनेक्ट रही, टैरो कार्ड सबसे पहले मुझे कल्पना जी ने सिखाया, तो मुझे था टैरो कार्ड तो अच्छा है, पर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो और ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो जी, चाय-कॉफ़ी पीते हुए आप अपना सवाल करो, मैं उस कप को खाली पढ़ के आपका सवाल का जवाब देती हूँ। उसमें बहुत सारी आकृतियाँ आते हैं जिसको जी, पढ़ा जाता है। जी। द सेम टाइम मुझे लगा कि नंबर्स, एक डेट देके भगवान ने आपको जन्म दिया है, नहीं तो एक ही डेट पे सब जन आते थे, फिर हुँ, कैलेंडर क्यों होता था बरसों से। हुँ, हुँ। तो वो न्यूमरोलॉजी क्या है, फिर वो सीखा तो मेरे को लगा कि मेरे फील्ड से सब रिलेट है चीज़ें। जी, तो जी। मैं उसको फ़िल्टर करके एक अगर अच्छी चीज़ दे सकती हूँ, जो अब तक मैंने 20 साल में देखा है, 2003 से मैं कर रही हूँ, हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है कि वो फ़िल्टर होके आई हुई चीज़ें जो है ना, वो ज़्यादा करेक्ट रही है मेरे बारे में, क्योंकि बहुत मेरे अच्छा। बहुत प्रेडिक्शंस लाइव भी गए हैं अलग-अलग जी, चैनल्स के जी, लिए। जी, जी। तो इस वजह से मैंने सारा सीखना शुरू किया, चाहे वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हो, चाहे वो कुछ हो, क्योंकि हुँ, नाम रखने के लिए हम फैंसी रख देते हैं, हुँ। कभी-कभी आपका आया हुआ नाम नहीं रखते हैं पत्रिका में, जी, उस जी। वजह से भी लॉसेस होते हैं। डिज़ाइन में हम राइटिंग लिखने के चक्कर में हम क्या गलतियाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं हमको नहीं पता होता है। तो हुँ। मुझे लगा वो चीज़ें अगर मैं करेक्ट कर पाऊँ और किसी को उसका बेनिफिट मिल रहा है, जी। तो मैं खुद भी वो वो सीखूँ सीखती और चली दूसरों गई। को जी, सिखाऊँ, रियली जी, और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जिसमें आपने जो पॉज़िटिव चीज़ों में जी, अपने आप जी। को आपने इन्वॉल्व कर लिया, उसने भी आपको वहाँ से बाहर निकलने में मदद बहुत बड़ा की हाथ है। है, बहुत जो बड़ा। आज इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं डावरी की हो या इस प्रकार घरेलू हिंसा की हो, उसके लिए आप कैसे लोगों को प्रेरित करती हैं? या जो इससे ग्रस्त हैं हमारी बहनें, जी। उन्हें आप कैसे प्रेरित करती हैं? उनके लिए क्या कर रही हैं? सोशली जैसे वन टू वन बहुत लोगों से कनेक्टेड हूँ, तो जब भी कोई मुझे इंक्वायरी आती है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है,
मैं तो सबसे पहले कहती हूँ किसी भी एक फ़ील्ड का या किसी भी एक कला का आपको अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो आप अपना ब्रेड एंड बटर बना पाओ, जिसके बदौलत आप कुछ अर्निंग कर पाओ। कोई भी एक लैंग्वेज पे आपका इतना प्रभुत्व होना चाहिए कि आप उसमें आगे चल के अपना ब्रेड एंड बटर कमा पाओ। चाहे आप पढ़ाई में कम भी होंगे तो एक कला होनी चाहिए, जो आप प्रस्तुत करो और जिसके ऊपर से आप अपना काम भी चला पाओ, जी। ताकि आप कहीं अड़े नहीं। स्पेशली लड़कियों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, गृहस्थी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा घर टूटा है फिर भी आई स्ट्रांगली बिलीव इन फैमिली बैकग्राउंड्स। वो वैल्यूज़ को मैं बहुत समझती हूँ और मानती भी हूँ। तो फैमिली टिके रहने के लिए आपस में झगड़े कम होने चाहिए, बट जब महिलाओं पे होती है तो नो, नहीं, नहीं होगा, स्टॉप कीजिए, रुक जाइए, ये कहने के वर्ड्स जो है ना वो आने चाहिए। वहाँ महिला संकुचित हो जाती है, बैक स्टेप ले लेती है, हुँ, वो आना चाहिए। और उनको जैसे बचपन से हमको सिखाते हैं, आप लड़की हो, आप पराया धन हो। जी। तो मम्मी-पापा आपके घर के आपको नहीं मानते, आपको बचपन से ये माइंड में डाल के रखा रहता है, पराया धन है, एक दिन शादी करके जाएगी। जिस घर में जाते हैं, वो आपको बताते हैं, आप तो बाहर से आए हुए हो, आप हमारी फैमिली की नहीं हो। चाहे आपने यहाँ 20-22 साल पेरेंट्स के साथ निकाले, वहाँ हम 40, 45, 50 साल की उम्र तक हम वहाँ रहते, तो आगे के पूरा लाइफ हम ज़्यादा उनको देते हैं डबल, फिर भी वो एंड तक नहीं माना जाता, ये तो इनकी बेटी थी, बहू बाद में बोला जाता है, पर इसके पेरेंट्स ये है बोला जाता है। तो वहाँ पे लड़कियों को जो है ये सब चीज़ों से तब वो उभर पाती है जब उसके छत पे छप्पर हो, जब वो अपना कमा पाए। तो ये चीज़ों के लिए कहना ज़रूरी है, और सबसे बेसिक जब चीज़ें होनी शुरू होती है, तब बड़ों को या बैठ के वन टू वन बात करो और चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। हुँ, ना बोलने की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से और कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ये चीज़ें और बड़ा वृक्ष बन जाती हैं बिल्कुल, और मतलब वहाँ अपनी हानि तरफ हो से एक जाती है। प्रयास हमारा होना चाहिए और ज़रूर। साथ ही एक सुंदर-सा माहौल हो। हमारी तो कामना होती है कि परिवार जी, और समाज में बहुत ही सुंदरता हो, किसी प्रकार की ऐसी घटनाएँ, ना दुर्घटनाएँ हो। ना हों। लेकिन हाँ, एक है कि अपनी समझ को भी हमें जी। विकसित करके और ज़रूर सेम चलना है। टाइम सभी भाइयों को, मेरे साथ एक पुरुष ने गलत किया तो पूरा पुरुष समाज खराब नहीं है। मेरे पापा पुरुष है, मेरा भाई पुरुष है, मेरा पुरुष मित्र मेरा पुरुष है, मेरे लाइफ में है। तो वो सब खराब नहीं है, कि वो क्रूर मानसिकता है किसी किसी लोगों की, उसको खत्म करने के लिए मैं बाकी भाइयों को, सबको, पापाओं को मैं विनती करती हूँ, आप अपने घर में ये चीज ना हो, बस इसकी शांति, इसका ध्यान रखिए, जी। पूरा समाज क्लियर रहेगा फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। एक-एक ज़िम्मेवारी इस चीज़ की ज़रूर आपने ले लें लेनी है, क्योंकि हमने सचमुच लेनी है। समाज को सुंदर बनाना वो हम सबका दायित्व है। आपने विशेष करके स्नेहा जी बीबीसी के लिए भी कार्य किया जी। है, कर रही हैं और बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित हैं। तो जब इतने सारे सम्मान मिलते हैं तो कैसा लगता है आपको? सच बोलूँ, ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जब आपको सम्मान, पुरस्कार, अवार्ड मिला है, तब वो आपके काम को रिकॉग्नाइज़ किया है। जब आप कुछ नहीं होते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बट जब आप किसी एक लेवल तक पहुँचते हो, किसी एक पोज़ीशन पे आते हो, आई फ़ील वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। बहुत खुशी होती है क्योंकि किसी ने, बड़ों ने आपके पीठ पे शाबाशी दी है वो अवार्ड देके। उस शाबाशी की जितनी खुशी है, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, कि अब आपको फ़ोकस करके चीज़ें करनी है, क्योंकि आप एक रोल मॉडल बन रहे हो या हुँ, बन चुके होते हो। लोग आपको हर एक छोटी चीज़ के लिए ये करते हैं। तो उसमें आपसे कुछ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आपके कुछ हैबिट्स ऐसे नहीं हो कि लोग उसको भी कॉपी करें और उनके शरीर के लिए वो खराब हो हुँ, या समाज के लिए खराब हो। तो साथ में साथ खुशी के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का हाथ साथ में लेके चलती हूँ। बहुत बट सुंदर। खुशी बहुत है। जी, 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 जी। नहीं, आपकी खुशी तो आपके चेहरे से झलक रही है और हमारे दर्शक भी इसे महसूस कर रहे होंगे। जी, साथ ही सुंदरता को भी आपने अलग ढंग से परिभाषित किया है और औरों तक इस परिभाषा को पहुँचाने के लिए प्रयासरत भी हैं। तो वो जी। आपकी परिभाषा क्या है? सुंदरता हर चीज़ में है। आप पत्थरों को भी सुंदर सजा के रखे हुए बहुत जगह पे देखते हो। आज हम यहाँ आबू सेंटर में आपके आए हैं। आजू-बाजू में जो सुंदरता है, पत्थरों की, पहाड़ों की, पेड़ों की, हर चीज़ में सुंदरता है वो। तो सुंदरता एक किसी पैटर्न की या किसी बनावट की, एक ढाँचे की नहीं है, उसकी संज्ञा नहीं हो सकती है। हुँ, जिसको सीमित करके रखा है, वो सीमित नहीं है। कोई जन्म से भी अलग तरीके के चेहरे और फीचर्स लेके आते हैं, तो क्या वो सुंदर नहीं? हर बच्चा आपके माँ के लिए सुंदर होता है। माँ उतनी ही प्यार से उसको बड़ा करती है।
तो ये समाज कौन है मुझे बोलने वाला आप सुंदर हो कि नहीं हो? मैं अपने आप को मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड से कम नहीं मानती, मैं सुंदर हूँ। मेरे स्कार्स को मैंने ब्यूटीफुल बनाया है, आज उसकी पहचान बनाई है। जापानीज़ कला में मैंने उस दिन भी बोला था कि बहुत अच्छा एक निराशा से आशा की ओर की एक कला है, जिसको ब्रेक हुए पॉट्स को, पॉटरी को, चीज़ों को वो लोग जोड़ते हैं दोबारा से और वो ग्लू के साथ गोल्डन पाउडर लगाते हैं, तो वो स्कार्स वो जो भरे हुए हैं, वो गोल्डन पाउडर से भरे हैं। तो हर एक चीज़ का ब्यूटी अलग है, हर कोई टूटने वाला चीज़ अलग तरीके से टूटता है, एक जैसा नहीं है। तो हाँ, मेरे स्कार्स ब्यूटीफुल है, मैं ब्यूटीफुल अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि सुंदरता खाली दिखने में नहीं होती है, आपके विचारों की होती है, आपके बर्ताव की होती है, आपकी सोच की होती है। तो जहाँ विचार सुंदर होंगे वहाँ सुंदरता हर किसी में होती है। बहुत सुंदर सी बात है। कई बार व्यक्ति इस चीज़ को लेकर के कि नहीं मैं शारीरिक रूप से ठीक-ठाक नहीं हूँ, जी, सुंदर नहीं हूँ, कद-काठी अच्छी नहीं है, इसको लेकर के बहुत ही डिमोटिवेटेड फ़ील कर रहा होता है या कुछ लोग बोल देते हैं उसे भी अपने दिल में लेके चल जी, रहा जी, होता है। जी। आपने बहुत प्यारी-सी बात कह दी कि विचारों और कर्म की सुंदरता से बड़ी सुंदरता कुछ और नहीं है, कुछ नहीं कुछ है। नहीं। आप कैसे लोगों को, चाहे वो बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उन्हें आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जी। खास करके अपनी मोटिवेशनल स्पीच में किन बातों को आप शामिल करते हैं? मैं यही सुंदरता की परिभाषा बताती हूँ, मैं जी। उनके सोच और विचार के लिए उनको प्रेरित करती हूँ कि विचार आप अपने अच्छे रखो। एक दिन में, आप पूरे दिन में किसी के चेहरे पे अगर एक मुस्कान लेके आ सकते हो, वो उस दिन का मेरा मोटिवेशन है कि मैं अपने आप के लिए अच्छा कर चुकी हूँ। और सबसे पहली बात, मैं थोड़ी-सी लालची हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए काम करती हूँ, कि जो चीज़ मुझे खुशी देती है मैं वो करती हूँ। तो वो चीज़ें मैं लोगों को भी बोलती हूँ, एक दिन में एक अच्छा काम करो। मैं नहीं बोलती 24 घंटे में 24 काम करो, हुँ, एक काम अच्छा करो। हुँ, पूरे 30 दिन में 30 काम आपके अच्छे हो जाएँगे। वो खुशी अलग है, आपके पास बताने के लिए आपके पास अपने अनुभव होते हैं, वो चीज़ है। और दूसरी बात, जो आप बीती अनुभव होते हैं, जब आप वो शेयर करते हो, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा प्रेरित करते हैं लोगों को। तो जो मेरा जर्नी रहा है, मुझे जलाया था वहाँ से यहाँ तक का, चाहे वो बीबीसी की गेस्ट एंकर हो, चाहे वो कर्मवीर चक्र अवार्डी हो, चाहे वो निर्भया प्ले के लिए थिएटर किया, इंटरनेशनली 300 से ज़्यादा एपिसोड्स किए, लंदन, अमेरिका, स्कॉटलैंड से लेके। वहाँ लोगों ने बोला, मैंने लोगों को उतना बोलने के लिए चाहे मजबूर किया या प्रेरित किया पता नहीं, पर अब लोग बोलते हैं, "स्नेहा जी आप ब्यूटीफुल हो।" तो वो मोटिवेशन का जर्नी यहाँ तक है वो। बहुत सुंदर। तो इतनी लंबी यात्रा करके आप ब्रह्मा कुमारीज़ में आई हैं, पहुँची हैं। अध्यात्म का एक सुंदर केंद्र और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। तो यहाँ के आपके अनुभव कैसे रहे? यहाँ हर बीके दीदी और बीके भाई अपने आप में एक पूरा संस्थान जैसे लगते हैं मुझे। एक विश्वविद्यालय, वो हर चालता बोलता इंसान है यहाँ। उनके पास ओम शांति से जो शुरू करते हैं और एंड में ओम शांति तक आते हैं कन्वर्सेशन के, वो जो उनके साथ का उतना टाइम पीरियड जर्नी है, इतना ब्यूटीफुल होता है कि हर एक वाक्य में मुझे कुछ ना कुछ मिलता है। तो मैं वो सब ऑब्जर्व करने आई थी, पर इसका पूरा श्रेय मैं देती हूँ गीता दीदी को और रवि भाई को। गीता दीदी से मैं कनेक्ट हुई थी एक अवार्ड्स के दरमियान जयपुर में, और वहाँ से हर दूसरे दिन, तीसरे दिन उनसे बात होती रही और उनसे उनके विचार, उनका काम देखा। उसके साथ-साथ फिर जाके मैंने पूरे ब्रह्मा कुमारीज़ के चैनल्स वगैरह इसको देखना शुरू किया, क्योंकि उसके पहले मैं कनेक्ट नहीं हुई थी। शायद जी। मुझे बाबा ने बुलाया नहीं था तब तक, कुछ काम करने के लिए छोड़ दिया था, अब बुलाया। तो यहाँ आने के बाद ये 5-6 दिन का जो जर्नी रहा मेरा, बहुत अद्भुत और अलग रहा। मुझे ऐसे लगा कि मेरा चेहरा और ग्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ बाकी स्ट्रेस नहीं है। आप बहुत अच्छी चीज़ें ले रहे हो। मैं दिया कुछ नहीं मुझे लगता है, पर मैंने लिया बहुत है यहाँ से। और वो जो लेके जा रही हूँ ना, बैग शायद इतना लेके आए हम कैरी बैग साथ लेके, बट दिमाग में जो बैगेजेस लेके मैं जा रही हूँ, बहुत हेवी लोडेड करके जा रही हूँ, क्योंकि उतना मिला मुझे यहाँ से। हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, चाहे यहाँ का नेचर हो, चाहे खान-पान की व्यवस्था हो, या उसके ऊपर जाके मेडिटेशन रूम हो। जी। वो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, हुँ, कि हुँ। आप वहाँ अद्भुत फ़ील इसलिए भी करते हो कि वहाँ बहुत ज्ञानियों के पैर लगे हैं, कदम वहाँ पे लग के गए हैं, और वहाँ पे हमको बैठने का मौका मिला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हुँ, हुँ। हम उतने
सौभाग्यशाली है कि इतने ज्ञानी महारथी, वो जो स्टेज उन्होंने हमें प्रोवाइड किया था, उस स्टेज पे भी मैं नमस्कार करके ही गई थी, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अद्भुत लोगों के, ज्ञानी लोगों के पैर चरण स्पर्श हुए हैं। तो हमें वो इतने लाखों करोड़ों लोगों में मौका मिला है, वो अलग बात थी। हुँ, हुँ। बट मैं रुपेश भाई आपको एक बात बहुत स्ट्रांगली बताने की कोशिश करना चाह रही हूँ। जिस दिन मेरा आने का जर्नी शुरू हुआ था यहाँ अब्बू के लिए, जी। उस दिन मेरा रात को 10 बजे 13 मिनट का ट्रेन था, और मेरा लोकल ट्रेन जो मुझे पहुंचना था मेरे स्टेशन से ट्रेन लेने के लिए, वो लोकल लेट होता हुआ जा रहा था, और मेरे को ऐसे लग रहा था शायद मैं पहुंच नहीं पाऊंगी। मेरी गुरु दीदी जो है उनके साथ में आ रही थी, और हम अलग अलग ट्रेन में एक जगह पे मिलने वाले थे जहाँ से हमको ट्रेन लेनी थी अबू के लिए। हुँ, हुँ। और मैं बार बार बोले जा रही थी, मेरी ये ट्रेन टाइम पे गई है, आने वाली ट्रेन 5 मिनट लेट है, और मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, मैं अबू पहुंच चुकी हूँ। और मैं हार्डली 4 सेकेंड्स के इसमें डिफरेंस से मैं पहुंची, पर मैं दूसरे ट्रेन में पहुंची, वहां मेरी ट्रेन लगी थी। और दी का फोन आता है मुझे कि ट्रेन वहां से बदल के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे है, तुम भागो। 150 सीढ़ी चढ़ के 150 सीढ़ी उतरना, 5,500 टाके स्टिचेस बॉडी पे है, हुँ। उतना मैं 2 मिनट में कैसे कवर कर पाऊंगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वो ट्रेन में जो चढ़ी थी उस पे उतरी, टीसी भाई ने बोला तो, और पहले ही स्टॉप पे मुझे कुली भाई जो होते हैं वो दिखे, हमाल भाई। और मैंने उनको आवाज लगाई, मुझे ये ट्रेन में चढ़ना है, नाम क्या है, मैं बस नंबर बता रही हूँ उनको, मैं नंबर रट्टा मार चुकी थी कि वो ट्रेन में उस प्लेटफॉर्म पे है। वो मेरा बैग लेके मेरे साथ भागे, उन्होंने मुझे ट्रेन में चढ़ाया। मैंने बस बैग आके लेके, क्योंकि वो पूरा जगह खाली हो चुका था, लोग ट्रेन में चढ़ चुके थे। हुँ। मैंने देखा 2 सेकंड के डिफरेंस पे मुझे कुली भाई कहीं नहीं दिखे। तो मुझे वहीं से वो शुरुआत हो गई थी ये जर्नी के लिए, आपको आने के लिए, कि जी, बाबा ने किसी को भेजा था मेरी हेल्प के लिए। और बिल्कुल। मैंने सोचा मैं उनको थैंक यू का कुछ एक दे दूं, गुड लक। हाँ, और हाँ। वो मुझे दिखे नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। दी सीढ़ी उतर रही है, 3 सेकेंड्स उनको और अगर मिलते तो चढ़ जाती थी। वो नेक्स्ट डे आई, क्योंकि उस दिन का उनका ट्रेन गया, और मैं बोलती हुई जा रही थी, मैं ट्रेन में चढ़ चुकी हूँ, मैं बैठ चुकी हूँ, मैं आप हूँ। मैंने हम बोलना भूल गई, मैं करती रह गई, और मैं पहले पहुंच गई। दी फिर दूसरे दिन का ट्रेन करके आए, पर उनका भी टिकट इमीडिएट हो गया, जहाँ जी। वेटिंग रहता है, हाफ एन आवर में कंफर्म हुआ। हाँ, हाँ। ये मैं भी एक जिस बहुत ही सुंदर सी अनुभूति आपके यहाँ आने जी, का हुआ। क्या आपको लगता है यहाँ जो आपने राजयोग सीखा, ईश्वरीय ज्ञान जी, प्राप्त जी, किया, जी, आज संसार में सभी को इसकी बहुत-बहुत आवश्यकता है ताकि वो अपने जीवन को बेहतर बनाएँ, समाज और संसार को बेहतर बनाएँ? जी। इतना टेंशन भरा लाइफ है हर रोज़ का, किसी का आने-जाने का डेली रूटीन, उसमें ये आपकी संस्था जो है, ये हाँ, सॉरी मैं अभी हमारी संस्था बोलूँगी, मैं जुड़ चुकी हूँ तो। हम ये जो संस्था है, ये बहुत मान्यता रखती है, बहुत ज़रूरी है ऐसा सबका होना, क्योंकि आप लोग हमें इस टेंशन से निकाल के ओम शांति, शांति की तरफ लेके आ रहे हो। तो ये चीज़ें रोज़ की लाइफ के लिए बहुत है। हम देखते हैं हार्ट अटैक से बच्चे 5-5 साल के अपना जीवन छोड़ रहे हैं। हुँ, तो ये क्यों हो रहा है? हर एक का वो बैग लेके बच्चे भागते हैं, उनके वज़न से ज़्यादा वाला बैग है। उनके टाइम शेड्यूल खाने के भी फिक्स है, उनको दिन भर बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है खेलने के लिए भी। तो ये चीज़ें आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मेडिटेशंस है, मैं तो चाहूँगी इसके बहुत सारे और सेंटर्स होने चाहिए, जिसकी वजह से हर गली में हो जाए, तो लोग वहाँ के वहाँ जाके कनेक्ट हो जाएँ। हुँ, हुँ। आज ये बहुत ज़रूरत है इस टेंशन भरे माहौल में तो। जी, 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 बहुत सुंदर। स्नेहा जी, लगता है कि आपने जो यहाँ से लिया है ज़रूर जा कर के सभी को वितरित भी करेंगे और निश्चित रूप से ये जो ज्ञान है, योग है, ये जन-जन तक पहुँचे, सबके जीवन में खुशहाली आए, यही विशेष ध्येय है ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। चलते-चलते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जिस दिन यहाँ आई थी, मैं एक इंसिडेंस बताती हूँ। मैं अकेली थी रूम में, और हर रूम में बाबा के फ़ोटोज़ हैं। तो मैं थक चुकी थी, मुझे पैर का तकलीफ़ है, और मैंने बाबा को बोला मुझे यहाँ मेरे हेल्थ की वज़ह से कोई रुकावट नहीं चाहिए, आप मेरे ऊपर ध्यान रखना, आपकी शरण में आई हूँ। और मैं थोड़ी देर सो गई, पूरा रूम मुझे, मेरे आँख बंद थे, ऐसे लगा पर्पल लाइट से भरा है। हुँ, मैंने चंद्रिका दीदी से भी ये बात शेयर की, और उन्होंने बोला आपको बाबा ने ही बुलाया था। और मैं उठी, मुझे पूरा रूम पूरा पर्पल लाइट से दिखा। मैं बच्चे हूँ उनका, थोड़ी बदमाश हूँ, तो मैंने क्या किया, उनकी
नज़रें मेरे पे है मुझे लगी बाबा की। मैंने 8 जगह पे जगह चेंज चेंज करके देखा, पर बाबा मुझे हर जगह देख रहा था। एंड देन आई रियलाइज़ मैंने ही उनको बोला था ध्यान रखिए, और उन्होंने उसी टाइम से ध्यान रखना शुरू हुआ। तो आप जब एक इतनी पुण्य आत्मा के आस-पास आते हो, उनकी शरण में आते हो, तो मुझे इतने कम टाइम में ये पहले ही दिन इंसिडेंस घटा और अनुभूति मिली। तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी, आप टेंशन से बाहर निकलना चाहते हो, आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो और आप अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहते हो इस लाइफ़ के लिए, तो आप ज़रूर शरण में आइए। एक बार आके अनुभव लीजिए, क्योंकि हमें ये बहुत ज़रूरी है सबको। जी, ज़िंदगी खुशहाल और अच्छी करने के लिए ये अनुभव की होना सबको बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आके सभी ने ये अनुभव करना चाहिए। ज़रूर। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया स्नेहा जी, आप यहाँ आए और इतने प्यारे अनुभव शेयर किए और अब इतना इंस्पायर किया हमारे सभी दर्शकों को। दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और शायद मित्रों, आप थीं स्नेहा चावले जी, प्रेरणा की मूर्ति। जीवन में एक दौर ऐसा भी जबकि सब कुछ समाप्त होता हुआ अनुभव, लेकिन तुरंत ही अपने आप को अपने आत्मबल से खड़ा कर लेना और ईश्वर पर आस्था रखते हुए अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाते जाना। अंत में भी आप अपने जीवन का वही अनुभव साझा कर रहे थे कि कैसे ईश्वर उन्हें देख रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। आध्यात्म सचमुच जीवन का एक ऐसा आधार है मित्रों, जो कभी भी हमें टूटने नहीं देता, बिखरने नहीं देता। क्यों ना हम ये ईश्वर की शरण में आकर, आध्यात्म को अपने जीवन में अपनाकर, अपने जीवन को निखारते चलें, सँवारते चलें, सजाते चलें और औरों के लिए जीते चलें। तभी तो ये संसार बेहतर बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। तो आप अपने जीवन में सतत आगे से आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।